द डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप। स्टार्टअप की फैंसी दुनिया हम सभी को उत्साहित करती है और हम सभी इस सेक्टर के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। आपका इंतजार खत्म हुआ। अब इस बजिंग सेक्टर से जुड़ी सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी ताकि आप भी अपने हिसाब से अपनी योजना बना सकें। आज आप द डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप किताब के बारे में जानेंगे, जिसे अरविंद अरोड़ा, जिन्हें हम सभी A2 सर के नाम से भी जानते हैं, और प्रनीश जैन ने लिखा है। असल जिंदगी के कहानियों और एक्सपर्ट इनसाइट के जरिए यह किताब स्टार्टअप संस्कृति के ग्लैमर के पीछे छिपे संघर्ष, स्ट्रगल्स, विफलता, फेलियर्स और नैतिक, एथिकल और अनएथिकल चीजों पर रोशनी डालती है। ये महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस संस्थापक, फाउंडर्स, निवेशक, इन्वेस्टर्स और कॉलेज के छात्रों के लिए एक आंख खोलने वाली किताब है, जिसमें स्टार्टअप की दुनिया से सीखे गए महत्वपूर्ण लेसन्स को शेयर किया गया है। अगर आप उन लोगों में से एक हैं जिन्हें कभी ना कभी स्टार्टअप के बारे में सोचा है या स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं, तो यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। अरविंद अरोड़ा एक मशहूर भारतीय शिक्षक, एक प्रेरक वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर और सोशल मीडिया प्रभावकार इन्फ्लुएंसर हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उनके 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उन्हें आमतौर पर A2 सर के नाम से पहचाना जाता है। उन्हें शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में फीचर भी किया गया था और उन्होंने अपने YouTube चैनल A2 मोटिवेशन के जरिए बहुत लोकप्रियता हासिल की, जिसके 15 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स। प्रनीश जैन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। वह भारत के जाने माने वित्तीय डेटा विश्लेषक, फाइनेंशियल डेटा एनालिस्ट, स्टार्टअप फॉरेंसिक्स और उचित परिश्रम सलाहकार, विजिलेंस एडवाइजर है। उन्होंने 500 से ज्यादा फंडेड स्टार्टअप्स के साथ काम किया है और स्टार्टअप इकोसिस्टम का बहुत ज्यादा अनुभव लिया है। वह VC फर्म्स में एंजल निवेशक और वेंचर पार्टनर हैं। इसके अलावा उन्होंने स्टार्टअप इकोसिस्टम और वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन पर 200 से ज्यादा सेशंस दिए हैं। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि यह वीडियो कितना दमदार और उपयोगी है, लेकिन यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इस किताब की सामग्री बहुत उपयोगी है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस किताब को विस्तार से जरूर पढ़ें। यह किताब हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में Amazon और Flipkart पर उपलब्ध है। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने महत्वपूर्ण लेसन्स को 12 अध्यायों में व्याख्या किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में कंपनी के शेयर अलॉटमेंट में सावधानी। जब भी कोई कंपनी शुरू होती है तो कई लोग उसमें शामिल होने और उसकी ओनरशिप के लिए अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं। एक स्टार्टअप संस्थापक शुरुआती दिनों में यह नहीं सोचता कि भविष्य में उसके व्यवसाय की कीमत कितनी बढ़ेगी या क्या हो सकती है। उनकी चाहत सिर्फ यही होती है कि अच्छे लोग उनके साथ जुड़े और इसी वजह से उनके लिए यह फैसला ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। यहाँ सिर्फ एक चीज जो कि ठीक करने की जरूरत है, वो है उन शेयर्स की ओनरशिप जो वो देना चाहते हैं। क्या वो इसकी कोई लिखित रिटन कमिटमेंट दे रहे हैं? और अगर नहीं, तो जब इंसान कंपनी से बाहर जाना चाहेगा तो उस समय क्या परिस्थिति सामने आएगी और वो इससे कैसे डील करेंगे। एक संस्थापक के लिए यह समझना जरूरी है कि स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में ओनरशिप पूरी तरह से संस्थापक और सह-संस्थापक के पास ही रहनी चाहिए। अगर आप किसी ऐसे इंसान को सह-संस्थापक बनाने के बारे में सोच रहे हैं जो आपका करीबी दोस्त या सहकर्मी, कॉलीग है, तो उनके साथ भी लिखित में अग्रीमेंट करना भी जरूरी है।
कुछ समय पहले लेखक को एक फंडेड स्टार्टअप में एक अजीब सी परिस्थिति का सामना करना पड़ा। एक संस्थापक ने इनफॉर्मल कमिटमेंट्स के आधार पर एक सहकर्मी को 2% इक्विटी शेयर दिए थे। इस सहकर्मी को साथ मिलकर काम करना था और कंपनी के विकास में योगदान करना था। हालांकि महज 2 महीने के अंदर ही उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए फॉरेन जाना पड़ा। इस परिस्थिति में वर्बल कमिटमेंट्स के आधार पर 2% इक्विटी शेयर किसी ऐसे इंसान के पास चले गए जिसने कंपनी में कुछ भी योगदान नहीं दिया था। अब जब कंपनी की कीमत 7.5 करोड़ पहुंच गई तो उस शख्स के शेयर्स की कीमत 15 लाख हो गई। यह हैरानी की बात है कि कैसे एक गलती की वजह से ऐसे परिणाम हो सकते हैं। हालांकि संस्थापकों और कंपनी के पास लीगल ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि उनके पास ऐसी थका देने वाली प्रक्रिया के लिए जरूरी समय और पैसा है, इसलिए इसका ध्यान रखें। अध्याय 2, उचित समय के बिना फंड रेज करना और गलत कीमत पर फंडिंग राउंड कंडक्ट करना। जब कोई स्टार्टअप फंड रेज करने का फैसला लेता है तो उन्हें अपने स्टार्टअप की वित्तीय परिस्थिति, बाजार की क्षमता, विकास और निवेशकों को इससे मिलने वाली कीमत की ठीक समझ होना जरूरी है। नए स्टार्टअप संस्थापकों के लिए इन मुद्दों के बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि कैसे स्टार्टअप संस्थापक अपनी कंपनी के मूल्यांकन के बारे में अपनी शर्तों पर फैसला लेते हैं। आप यह सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है, लेकिन ये भारत है मेरे दोस्त, यहाँ सब कुछ संभव है। यह कैसे होता है, यह समझने के लिए आइए स्टार्टअप मूल्यांकन गणना यानी वैल्यूएशन कैलकुलेशन के तरीकों का पता लगाते हैं। किसी भी स्टार्टअप कंपनी का मूल्यांकन उसके भविष्य के कैश फ्लो के आधार पर रजिस्टर्ड वैल्यू या मर्चेंट बैंकर्स के माध्यम से तय की जाती है। यहाँ एक स्टार्टअप संस्थापक कंपनी के अपेक्षित भविष्य को दिखाकर अनुदान यानी फंड इकट्ठा करते हैं और इससे छोटे स्टार्टअप के लिए अनुदान इकट्ठा करना आसान हो जाता है। हालांकि उन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं है कि आज का समाधान कल उनके लिए संकट बन सकता है और वो भविष्य में होने वाली चुनौतियों से अनजान है। वर्तमान में आप देखेंगे कि प्री रेवेन्यू स्टेज यानी व्यवसाय स्टार्टअप के शुरुआती अवस्था स्टेज में भी यंग एंटरप्रेन्योर्स 10 से 20 करोड़ तक के मूल्यांकन पर अनुदान इकट्ठा कर रहे हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि अगर निवेशकों को उन मूल्यांकन पर स्टार्टअप में पैसा लगाना है तो क्या गलत है? छोटे स्टार्टअप में ऐसे लोगों का पैसा निवेश किया जाता है जिनके पास ठीक निवेशक मानसिकता नहीं है। आमतौर पर कुछ उपदेशक यानी मेंटर्स या व्यक्तिगत कॉन्ट्रैक्ट्स की सलाह के कारण ये लोग स्टार्टअप में निवेश कर रहे हैं और यह बुरी बात नहीं है। यहाँ हमारा पॉइंट स्टार्टअप संस्थापकों की तरफ है कि गलत मूल्यांकन पर अनुदान इकट्ठा करने के बाद भविष्य में आपके लिए कहाँ दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। अब इस परिस्थिति को हम एक उदाहरण के जरिए समझने की जरूरत है। आइए एक स्टार्टअप संस्थापक के बारे में सोचें जो एक कंपनी बनाता है और इसके सिर्फ 20 दिन बाद 10 करोड़ के मूल्यांकन पर 20 लाख अनुदान लेता है। यह अनुदान उन्हें अपना उत्पाद विकसित करने के लिए मदद करने के लिए है। लगभग 2 महीने बाद उत्पाद तैयार होता है और कुल विकास लागत है 15 लाख। उन्होंने उत्पाद प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। वो मार्केटिंग और नई टीम बनाने पर काफी पैसे खर्च करते हैं। अब अगर सेल्स अच्छी है तो सब कुछ ठीक चल रहा है, तो वो समय पर अनुमानित मूल्यांकन हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर सेल्स अच्छी नहीं हुई तो संस्थापक के लिए इतनी ज्यादा मूल्यांकन पर अनुदान इकट्ठा करना मुश्किल होगा।
इस संदर्भ में या तो उसे मूल्यांकन कम करना होगा या अपनी व्यक्तिगत बचत यानी पर्सनल सेविंग्स को व्यवसाय में लगाना होगा। बाद वाला विकल्प एक जोखिम भरा निर्णय हो सकता है, क्योंकि यहाँ सभी व्यक्तिगत बचत खत्म हो सकती है और हो सकता है कि फिर मनचाहे परिणाम ना मिले। अंत में भले ही वो किसी बैंक से अनसिक्योर्ड लोन लेने के बारे में सोचे, लेकिन इस स्थिति का ठीक समाधान नहीं हो सकता। यह स्थिति हमें सिखाती है कि दिखावे में ना फंसे और अपने स्टार्टअप के लिए सही मूल्यांकन पर निवेशकों से फंड रेज करना जरूरी है। जरूरत पड़ने पर थोड़ी ज्यादा हिस्सेदारी इक्विटी छोड़ने की भी जरूरत हो सकती है, लेकिन गलत मूल्यांकन के साथ शुरुआत करने से आपको भविष्य में परेशानी हो सकती है। संस्थापकों को अक्सर ऐसा एहसास तब होता है जब वो ऊंचे मूल्यांकन पर फंड रेज करते हैं और फिर अनुदान खर्च कर देते हैं, लेकिन वास्तविकता को बहुत बाद में समझ पाते हैं। संस्थापकों के लिए यह समझना जरूरी है कि ऊंचे मूल्यांकन पर फंड रेज अल्पकालिक संतुष्टि यानी शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन और लॉन्ग टर्म चैलेंजेस का कारण बन सकता है। अध्याय 3, एक लाभकारी व्यवसाय को छोड़कर स्टार्टअप शुरू करना। हमारे देश में कई ऐसे युवा लोग हैं जो अमीर परिवार से आते हैं और उनकी परिवार बहुत लाभदायक व्यवसाय में लगी हुई है। आजकल ऐसा लगता है कि देश का हर दूसरा इंसान स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। जब वो कॉलेज जाते हैं तो उन्हें स्टार्टअप से जुड़ी बातों के बारे में सिखाया जाता है और प्रेरित किया जाता है। ऐसे में कोई भी इंसान पुराने तरीकों से पारिवारिक व्यवसाय को जारी रखना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वहां उन्हें अपनी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी जितनी वो अपने स्टार्टअप के जरिए हासिल कर सकते हैं। इसलिए वो परिवार के लाभकारी व्यवसाय को छोड़कर अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने के जुनून के साथ कड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेखक बताते हैं उन्होंने कई सफल स्टार्टअप देखे हैं जहां युवा लोगों ने स्टार्टअप की दुनिया में अपने परिवार के लाभकारी व्यवसाय की एक नई पहचान बनाई है। यह जरूरी है कि अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो पहले उसे स्टेबल बनाने पर ध्यान दें और फिर उसे प्रॉफिटेबल बनाएं। किसी भी स्टार्टअप को बड़ा करने की होड़ में स्थिरता यानी स्टेबिलिटी और लाभकारिता यानी प्रॉफिटेबिलिटी दोनों कारकों को कभी न भूलें। कोई भी स्टार्टअप सिर्फ यूनिकॉर्न बन जाने से सफल नहीं हो जाता। यह असल में तब सफल होता है जब यह अपने आप में स्थिर और लाभकारी बन जाता है। जहां से आपका स्टार्टअप अपने आप से बड़ा हो सकता है, उस दिन समझ लें कि आप सही फैसले लेने लगे हैं, चाहे उनमें निवेशकों का अनुदान शामिल हो या बैंक लोन। अध्याय 4, काम करने की बजाय स्टार्टअप शुरू करने का फैसला लेना। जब भी हम काम शब्द सुनते हैं तो समाज के एक बड़े सेगमेंट की कल्पना करते हैं जो सिर्फ इन काम से अपने पूरे परिवार को पालते हैं। आज भी ऐसे कई युवा हैं जो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टअप शुरू करने के मौके भी लगातार ढूंढते रहते हैं। कुछ भी मौका मिलता है वो स्टार्टअप के लिए अपना काम छोड़ देते हैं। कुछ को मौका भी मिलता है और वो स्टार्टअप के लिए अपना काम छोड़ देते हैं। कुछ काम करते हुए भी अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं जब तक कि उन्हें भरोसा नहीं हो जाता कि उनका स्टार्टअप अच्छा चल रहा है। देश में लगभग ऐसे कई स्टार्टअप हैं जिनके संस्थापकों ने पहले काम किया और फिर अपना स्टार्टअप शुरू किया।
हालांकि ज्यादातर स्टार्टअप जो बंद हो गए उनके संस्थापकों को काम पर लौटना पड़ा। ऐसे संस्थापक भी हैं जिन्होंने नए स्टार्टअप फिर से शुरू किए और वो अब भी स्टार्टअप की दुनिया में खुद को और अपने स्टार्टअप को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारी राय में दोनों विकल्प बुरे नहीं हैं। अगर आप फिलहाल काम कर रहे हैं और कुछ नया करने के लिए स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो बेशक स्टार्टअप की दुनिया में सभी रास्ते आपके लिए खुले हैं। इसका उल्टा, अगर आप स्टार्टअप जीवन से निराश हो गए हैं और अपने स्टार्टअप की सफलता को लेकर तनाव में हैं तो आप हमेशा काम पर लौट सकते हैं। अब मुद्दा यह है कि कैसे समझें कि काम में बने रहना है या स्टार्टअप पर स्विच करना है या स्टार्टअप से काम पर वापस चले जाना है। इसके लिए आपको यह देखने की जरूरत होगी कि आपका वर्तमान काम आपको जीवित रहने की अनुमति दे रहा है। यह फैसला खुद से लें और अपने अनुसार काम करें। अगर आप जानते हैं कि आपका सर्वाइवल खतरे में है और फिर भी अपने स्टार्टअप की सफलता की उम्मीद में लगे रहें तो मेरी राय में आप खुद को और अपने परिवार को मुश्किल में डाल रहे हैं। इसलिए नए स्टार्टअप को शुरू करने से पहले आपकी आय और बचत अस्तित्व से ज्यादा या कम नहीं होनी चाहिए।